नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी सरप्राइज। दोस्तों, सुमन बाजपेयी जी ने एमए हिंदी ऑनर्स व पत्रकारिता में अध्ययन किया है। करियर का आरंभ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से किया था। यहीं से बाल लेखन की भी शुरुआत हुई। उसके बाद जागरण सखी, मेरी संगनी और 4th वुमन नामक पत्रिकाओं में विभिन्न संपादकीय पदों पर काम किया। पिछले 32 सालों से कहानी, कविता व महिला विषयों तथा बाल लेखन में संलग्न है। खाली कलश, ठोस धरती का विश्वास, अग्निदान, एक सपने के सच होना और पीले झूमर नामक कहानी संग्रह समेत 600 से अधिक कहानियां व 1000 से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। मासी माँ, बैग जमीन पर रखते हुए तेज स्वर में, लगभग शोर मचाते हुए रेवती स्वप्ना के गले से लिपट गई। किताब पढ़ती स्वप्ना अचानक हुए इस हमले से ऐसी घबराई मानो कि उसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। अरे तू आज कैसे? तू तो कल आने वाली थी ना? आश्चर्यचकित स्वप्ना, जो अब तक संभल चुकी थी, ने प्यार से उसके गाल पर चाटा मारते हुए कहा, सरप्राइज मासी माँ, सरप्राइज। अच्छा लगता है ना? यूं हैरान रह जाना। सामने वाले के चेहरे पर छाए भावों को देखने में मुझे मजा आता है। रेवती सोफे पर आराम से पसरती हुई मुस्कुराई। चाहे इस चक्कर में किसी का हार्ट ही क्यों ना फेल हो जाए। देख कैसे अभी तक मेरा दिल धक धक कर रहा है। यह सरप्राइज देने की आदत तेरी जाएगी नहीं। इतनी बड़ी हो गई लेकिन हरकत बच्चों जैसी करती है। छोटी थी तभी से सरप्राइज देकर लोगों को परेशान करती आ रही है। कौन मानेगा कि यह चंचल सी गुड़िया एक विदेशी कंपनी में मैनेजर है। न जाने दफ्तर में कैसे संजीदा रहती है। स्वप्ना उसका बैग अंदर ले जाती हुई स्नेह सिक्त स्वर में बोली। बिखरा हुआ सामान और अस्त व्यस्तता से उसे बेहद चिढ़ थी और रेवती थी मस्त, बिल्कुल लापरवाह। लेकिन बचपन से ही वह उसे कुछ कह नहीं पाई। हालांकि मन ही मन जरूर क्रोधित होती थी, पर कभी प्रदर्शित नहीं किया उस क्रोध को, और यह सोच लिया कि रेवती को कुछ कहने या समझाने की बजाय वह स्वयं या फिर नौकर से कहकर उसका कमरा व घर व्यवस्थित कर लेगी। और फिर आलोक भी तो ऐसा ही चाहते थे। सामान बाद में रखना, पहले कुछ खिलाओ। बहुत भूख लगी है मासी, फिर मुझे दफ्तर भी जाना है। अभी तो सीधे एयरपोर्ट से आ रही हूँ। रेवती ने फिर शोर मचाया। अब रुक, थोड़ी देर में खाना बनने ही वाला है। तेरी मनपसंद चीज़ों की तैयारी तो मैंने कल के हिसाब से करवाई थी। वैसे आज तेरे बाबा भी लंच घर पर करेंगे, साथ ही खा लेना। ओह मासी माँ, उन्हें मत बताना मैं आ गई हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तब तक 1 कप कॉफ़ी भी चलेगी। यानी पापा को भी सरप्राइज देना चाहती है। तू नहीं सुधरेगी रेवती। स्वप्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। राव, टेबल लगाना, साहब आते ही होंगे। रसोइये को आदेश दे वह स्वयं अपने कमरे में चली गई। अपनी साड़ी की प्लेट्स को ठीक करते हुए उन्होंने अपने कटे बालों को संवारा, हल्की सी लिपस्टिक होठों को छुआई और डाइनिंग हॉल में आ गई। ओफो राव, कितनी बार कहा है प्लेटें करीने से सजाया करो। मैट्स नहीं बिछाए आज? कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करते हो तुम? वह झुंझलाई। थिंग्स शुड बी परफेक्ट राव, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सॉरी मैडम। राव के हाथ प्लेटें ठीक करने लगे। रेवती बेबी को 1 कप कॉफ़ी बनाकर दे आओ, फिर खाना लगाना। टेबल पर मैट्स बिछाकर उन्होंने दोबारा से प्लेटें लगाईं और फूलदान के सारे फूलों को सहलाया। अब ठीक है, कुर्सी, नैपकिन सब व्यवस्थित है। उन्हें यूं सलीके से रहना व जिंदगी जीना अच्छा लगता है। जितना वह घर की सज्जा व सफाई का ख्याल रखती हैं, उतनी ही अपनी देहयष्टि का भी। अपने सौंदर्य और रूप पर उन्हें ही नहीं वरन आलोक बोस को भी अभिमान है। उम्र की छाप उनके चेहरे, हाथों या जिस्म कहीं पर भी पड़ी हो ऐसा नहीं लगता। अपनी छरहरी काया और तराशे हुए हर अंग के कारण वह रेवती की मासीमा कम बहन ज्यादा लगती हैं। अपनी सुचारू चाल और सहज व्यवहार से सबको आकर्षित करने की सामर्थ्य है उनमें। मानो एक एक कदम गिनकर चल रही हूं। और मुस्कान, वह तो मानो उनके आकर्षण का एक अभिन्न अंग है। सावले अंडाकार चेहरे पर अंकित 2 मोटी मोटी कजरारी आंखें जैसे एक कशिश से किसी को भी खींचने के आतुर रहती हैं।
तभी शायद आलोक इतने बरस बीत जाने पर भी एक छल का एहसास अपने सीने के बहुत ही भीतरी कोने में छिपाए रहने के बावजूद भी इस कशिश की कैद से अपने को न तो मुक्त कर पाए हैं, न ही उस छल के एहसास से आजाद हो पाए हैं, जो अक्सर एकांत में रेवती की प्रश्न सूचक निगाहों का सामना करने के बाद स्वयं उनके सामने आ खड़ा हो, उनसे अनगिनत सवाल करता है और स्वयं की खामोशी, स्वयं का निरुत्तर रह जाना ही बार बार उन्हें अपराध बोध से डसने लगता है। मासीमा, बाबा को बताना मत मेरे बारे में, रेवती अपने कमरे से चिल्लाई। ओफ, यह लड़की इतनी जोर से चिल्लाती है, उनका दिल करता है कि हाथ में छड़ी लेकर उस पर दनादन बरसा दें, लेकिन रेवती के बच्ची से युवती बन जाने तक वह अपनी इस हसरत को पूरी नहीं कर पाई हैं। उन्होंने भी तो इतने बरसों से उसको हर पल प्यार जताने का मुखौटा चढ़ाया हुआ है, वरना कहाँ टिक पाती वह इस घर में, खासकर रेवती के सामने। वह तो बचपन में ही तिरस्कार की, अगर एक भी बूंद उनके चेहरे पर देखती तो झट शेरनी की तरह सवालों की बौछार लगा फट पड़ती। उसे तो वह मार मार कर ठीक भी कर लेती, तब आलोक को वश में करना मुश्किल हो जाता, जिन्हें वह अपने रूप सौंदर्य से, शरीर से तो पा लेती पर मन से नहीं। शरीर की जरूरतों के लिए अवश्य ही आलोक स्वप्ना के आगे अवश्य थे, पर रेवती भी उनकी कमजोरी थी, जिसे दुखी करने का अर्थ था आलोक को अपने नियंत्रण से खो देना। रेवती को भरपूर प्यार देने की शर्त पर ही तो उन्होंने उसकी मादकता के जाल में फंसकर इतना बड़ा छल किया था रेवती के माँ के साथ। रेवती की माँ और आलोक की ब्याहता पत्नी अरुंधति, यानी कि उसकी स्वयं की बहन, वह भी सगी। एक ही माँ की कोख से जन्मी दो बहनें, लेकिन फर्क था जमीन आसमान का। पों पों कार का हॉर्न बजते ही जैसे स्वप्ना बीती यादों के भंवर में उलझने से बच गई। अचानक वह व्यस्त हो उठी। राव साहब आ गए, खाना सर्व करो, बिल्कुल गर्म हो, ध्यान रहे। उनके निर्देशों की झड़ी पड़नी शुरू हो गई। हेलो डार्लिंग, क्या चल रहा है? आलोक बोस ने स्वप्ना को बाहों में भरते हुए पूछा। एवरीथिंग इज फाइन, आपका लंच तैयार है, स्वप्ना अपनी खास अदा से इतराई। वह तो मैं जानता हूँ कि तुम समय की कितनी पाबंद हो, हर काम करीने व समय से करती हो, तुम्हारी इसी काबिलियत पर ही तो। बस बस, बहुत हो चुकी तारीफ, स्वप्ना ने बात बीच में ही काट दी। वह नहीं चाहती थी कि आगे बोले जाने वाले शब्दों की भनक रेवती के कानों तक पहुंचे। वैसे भी वह रेवती के आने की खबर नहीं दे सकती थी, और वह यह भी जानती थी कि आलोक अरुंधति का नाम लेने वाले थे। अगर रेवती अपनी माँ का नाम सुन लेती तो झट बाहर निकल सवालों के ढेर लगा देती। वह हमेशा से ही अपनी माँ के बारे में जानने को उत्सुक रही है, और इस घर में उसकी एक फोटो तक नहीं है। उन दोनों ने ही कभी यह नहीं चाहा कि वह अपनी माँ के बारे में कुछ पूछे। हालांकि रेवती स्वप्ना की उपस्थिति के बावजूद अपनी माँ को देखना, उससे मिलना चाहती रही है। वह अच्छी तरह से यह बात अब समझ चुकी है कि स्वप्ना उसकी माँ नहीं बल्कि मासी माँ है, जो माँ के बाद बाबा के साथ रह रही हैं, वह भी बिना किसी कानूनी या सामाजिक मर्यादा में बंधे बिना, क्योंकि उन दोनों का ब्याह हुआ ही कहाँ है। शायद साथ रहते रहते उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, या फिर वे नैतिकता या मर्यादा जैसे खोखली मान्यताओं से परे आधुनिक व तथाकथित संभ्रांत लोग हैं, जिन्हें लोगों के पास जाकर किसी तरह सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिनसे मिलने, जिनसे दोस्ती बनाए रखने के लिए अन्य लोग सदा उत्सुक रहते हैं। संपन्न घरानों से संबंध रखना स्टेटस सिंबल का एक महत्वपूर्ण अंग ही तो है। क्या बात है स्वप्ना, बार बार उधर क्या देख रही हो? बैठो, खाना खाओ, मुझे एक मीटिंग में जाना है, ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। आलोक की बात सुन रेवती के आने के इंतजार में खड़ी स्वप्ना अचकचाकर कुर्सी पर बैठ गई। यह लड़की न जाने किस योजना में मशरूफ होगी, आखिर अभी तक आई क्यों नहीं? मन ही मन कुड़ती वह निवाला जैसे निगल रही थी। बस बहुत हो चुका, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं आ रही हूँ, रेवती रोटी उठाते हुए बोली। हेलो बाबा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरा ट्रिप भी ठीक रहा, दफ्तर का काम अच्छे से निपट गया। रोटी के बड़े बड़े कौर तोड़ती रेवती तेज गाड़ी की रफ्तार से बोलने लगी, और आलोक के चेहरे पर हैरानी परेशानी के भाव देख फिर जोर जोर से खिलखिला उठी। क्यों, आया ना मज़ा बाबा? पर तू आज अब तक बाहर क्यों नहीं आई थी? यूं आकर कैसे चौंका दिया मुझे? बाप रे, एक पल तो तेरी स्पीड देख मैं घबरा ही गया था। आलोक बोस अपनी कुर्सी से उठकर रेवती को सीने से लगाते हुए बोले। सरप्राइज बाबा, अपना तो यही स्टाइल है, सामने वाले को चौंका दो। खाना ठंडा हो रहा है, स्वप्ना शुष्कता से बोली।
आलोक का रेवती को इतना प्यार करना उसे कभी नहीं अच्छा लगा। इसी के कारण तो आलोक ने सपना की कोख नहीं भरने दी। खाना छोड़ो, बिटिया आई है, जी भर कर देख लूं। पर बाबा, मुझे भूख लगी है। रेवती बच्चों की तरह मचली। ओह सॉरी, चलो लंच के बाद बात करते हैं। पर आपको तो मीटिंग में जाना है ना, स्वप्ना ने याद दिलाया। उसे कैंसिल कर देते हैं। ओह बाबा, मुझे वापस ऑफिस जाना है। ऐसा करते हैं, शाम को जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। आलोक खाना खत्म करते हुए बोले, अपने भीतर सुलगती आग को अंदर ही अंदर दबाते हुए, अपनी चिरपरिचित मुस्कान को बिखेरती हुई स्वप्ना बोली, आज ऑफिस नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, नाहक ही यूं दौड़ी भागी फिरती है। हाँ, तुम्हारी मासी माँ ठीक कह रही हैं बेटी। आलोक ने प्यार भरी दृष्टि से स्वप्ना की ओर देखा। कितना ख्याल रखती है रेवती का, बेटी न होने पर भी। उन्होंने इस बात को लेकर हमेशा ही उनके प्रति कृतज्ञता जताई, यह समझे बिना कि पिछले 25 बरसों से स्वप्ना कितनी बखूबी इस नाटक को अंजाम देती आ रही है। हाँ, स्वप्ना के जन्म के समय ही तो एक लहर उमड़ी थी और फिर एक तूफान उमड़ा था, जिसे इन दोनों ने मिलकर बड़ी सूझबूझ से शांत किया था। मासी माँ, काम करके भी कोई थकता है? अपने को देखो कितनी फिट लगती हो, क्योंकि तुम यूं ही बेकार नहीं बैठी रहती हो। वैसे भी मेरी काया आपकी तरह छरहरी नहीं है, इसलिए मैं घर बैठकर और मोटी होना नहीं चाहती हूँ। रेवती ने स्वप्ना की कमर में हाथ डालते हुए कहा। हाँ, तुम बहुत कुछ। रुक गई थी स्वप्ना बोलते बोलते। यह वह क्या कहने जा रही थी। तुम माँ पर गई हो अपनी। आजकल बार बार न जाने क्यों अरुंधति का ख्याल उसे परेशान कर जाता है। मालूम है मैं पापा की तरह थोड़ी भारी हूँ, लेकिन इस बात को लेकर न तो तुम्हारी तरह डाइटिंग कर सकती हूँ न एक्सरसाइज। इट इज़ ओके मासी माँ, मैं चलती हूँ बाबा, बाय। मैं तो यूं ही कह रही थी और बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई। किसने कहा कि तुम मोटी हो? स्वप्ना ने सफाई देने की कोशिश की। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। पिता पुत्री दोनों ने ही जैसे स्वप्ना की बात सुननी आवश्यक न समझी। थैंक यू बाबा, मैं जल्दी पहुँच सकूंगी। कार की आवाज़ के स्टार्ट होने के साथ अपनी अवहेलना से चिढ़ी स्वप्ना चौकन्नी हो गई। रेवती को सामने देख आलोक उसे कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि अब जाते हुए बाय तक नहीं कहा। उसने सोचा था कि क्लब जाएगी, लेकिन अनमनी सी अपने कमरे में चली गई। ध्यान दूसरी ओर लगाने के ख्याल से उसने एक किताब उठा ली। किताब के पन्ने पलटते रहे, पर उनकी एकाग्रता भंग हो गई थी। लिखे हुए शब्द धुंधलाने लगे थे। लिखा बेमानी लग रहा था और उनके बजाय अतीत के वे पृष्ठ खुलने लगे थे, जिनकी साक्षी थी सिर्फ स्वप्ना। आलोक ने भी उन पृष्ठों को आज तक नहीं पढ़ा है। उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया है। आलोक को लगता है कि जो तूफान आया था वह स्वाभाविक व सहज था, किंतु नहीं। सच्चाई सिर्फ स्वप्ना जानती है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित व सोचा समझा था। अरुंधति और स्वप्ना में महज 2 बरस का अंतर था। लाडली तो दोनों ही बहनें थीं अपने माँ बाप की, लेकिन अरुंधति की निश्चलता, उसकी सादगी और गौर वर्ण की सदा ही तारीफ होती। उनसे बार बार कहा जाता कि बड़ी बहन की तरह रहना सीखो, किंतु स्वप्ना उन्मुक्त तितली थी। अपने को मेंटेन रखने की धुन हमेशा उन पर सवार रहती। इसी वजह से एक सलीकेदार जीवन जीने की वह अभ्यस्त होती गई। सुंदरता में वह भी कम नहीं थी, लेकिन अरुंधति का सादगी युक्त सौंदर्य और एक आभा से दपदपाते रूप के सामने वह ठहर नहीं पाती थी। यह बात उन्हें चिढ़ाती। आखिर क्या है इस बेवकूफ़ अरुंधति में? बुद्धिमत्ता में वह आगे है, पर सर्वगुण संपन्न वह कहलाती है। माँ कहती, स्वप्ना जानती हो तुम में बुद्धि तो है, पर चालाकी से जुड़ी, और अरुंधति बिना किसी छल कपट के बुद्धिमान है। पता है इस दुनिया में तेरे जैसे लोग तो जी सकते हैं, लेकिन अरुंधति जैसे नहीं। मालूम नहीं कैसे टिक पाएगी वह यहाँ। शुरू से ही एक टकराव की भावना रही स्वप्ना के मन में अरुंधति के प्रति। हालांकि अरुंधति के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। स्वप्ना, तू दिल से मत लगाया कर किसी भी बात को। मैं जानती हूँ कि मेरी छोटी बहन कितनी समझदार और व्यवहार कुशल है, बल्कि मैं तो तेरे जैसा बनना चाहती हूँ। रहने दे, स्वप्ना चिढ़ती। तेरी वजह से हमेशा मुझे नीचा देखना पड़ता है। देख लेना, एक दिन मैं तुझे ऐसे पछाड़ूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैं दौड़ में पीछे रहने वालों में से नहीं। पढ़ाई में अव्वल आना कौन सी बड़ी बात है? जिंदगी की दौड़ जीतना ही मायने रखता है। और सचमुच ही स्वप्ना ने उसे पछाड़ दिया था, अपनी ही बहन के पति को उससे छीन। क्या सचमुच वह जीत गई है? स्वप्ना अपने ही अतीत से परेशान हो चहलकदमी करने लगी।
आलोक बोस, एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और संभ्रांत घराने के युवक ने एक समारोह में अरुंधति को देख जब उसका हाथ मांगा तो फिर जल उठी थी स्वप्ना। इतना सुदर्शन अमीर युवक, काश उसका हाथ मांगा होता। पर उन्हें अपने के लिए एक संयमित व सीधी साधी लड़की चाहिए थी। न जाने क्यों उसने तभी ठान लिया था कि वह इस आलोक बोस को पाकर ही रहेगी। एक प्रतिकार की भावना ने उन्हें घेर लिया था, यह सोचे बिना कि उनकी बहन हर पक्ष से निर्दोष है। फिर जब जब वह मुस्काती और प्यार से खिलखिलाती अरुंधति को देखती, उन्हें लगता कि आलोक का प्यार पाने का हक उसका है। उसकी बाहों में सिमट जाने का मन करता स्वप्ना का। एक बार आलोक के आलिंगन में बंधी तृप्त अरुंधति को देख वह ऐसे जली कि कह उठी, छी छी अरुंधति, तुम इतनी छिछोरी कब से हो गई? मतलब? अरुंधति ने पूछा था। उसके गाल आलोक के चुंबनों से आरक्त हो गए थे। तुम इस तरह आलिंगनबद्ध? तो वह मेरे पति हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखना क्या छिछोरापन है? उनका सुख, उनकी तृप्ति, और मैं उनसे प्यार करती हूँ, वह मुझसे प्यार करते हैं। यह तो सबसे बड़ा सच है। असल में तुम्हें हमारे बेडरूम में आने से पहले खटखटाना चाहिए था स्वप्ना। जवाब सुन तिलमिला गई थी वह। क्या वह आलोक को सुख और तृप्ति नहीं दे सकती? माँ बाबा जो हमेशा अरुंधति के सीधे होने के कारण उसके भविष्य के प्रति आशंकित रहते थे, उसके सुख में संसार को देख निश्चिंत हो गए थे। आलोक जैसा योग्य व समझदार जमाई पाकर कौन माँ बाप प्रसन्न नहीं होते। उसके घर परिवार वाले भी अरुंधति की तारीफ करते, उसके गुणगान करते थकते नहीं थे। भरे पूरे घर में ऐसी सामंजस्य बिठाने वाली व सबके सुख दुख का ख्याल रखने वाली लड़की ही खप सकती है। नौकर चाकर चाहे जितने हों, लेकिन अगर गृहिणी लापरवाही दिखाए तो काम ठीक ढंग से नहीं चल सकता है। हर एक सदस्य की पसंद नापसंद को कितनी जल्दी जान लिया है, लगता ही नहीं कि कल की ब्याही बहू है। स्वप्ना, अब तुझे भी कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में, माँ ने तब चेताया था। सोचना क्या है माँ? शादी ब्याह के बारे में। वैसे भी पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं, सारे दिन अपने को संवारने में व्यस्त रहती है। कुछ घर का कामकाज सीख ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। आता तो है घर का काम, कितने सुंदर ढंग से घर सजा रखा है। मालूम है सिर्फ सफाई करने से घर नहीं चलता, रसोई भी करनी आनी चाहिए। अरुंधति कितना अच्छा खाना बनाती है, देखा ना कितनी सुखी है वह। फिर अरुंधति, नहीं सीखूंगी मैं रसोई का काम, वह तो नौकर भी कर सकते हैं। फिजूल में अपने हाथ पैर गंदे करो, वह चिल्लाई थी। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत कर, कुछ खोकर दूसरों के लिए त्याग कर ही बहुत कुछ पाया जाता है। सुख का असीमित संसार, यह तो प्रकृति का नियम है, दुनिया का कायदा है, सभी से स्वीकार करते हैं। मैं नहीं मानती इन बेहुदा बातों को। फिर तूने क्या सोचा है अपने विवाह के बारे में? अरुंधति के विवाह को भी 2 बरस हो गए हैं और जल्दी ही वह माँ भी बनने वाली है। तू भी शादी कर ले तो मैं और तेरे बाबा चैन की नींद सोएं। तुम मेरी चिंता मत करो माँ, मैंने क्या करना है सब सोच लिया है। क्या सोचा है? वक्त आने पर बता दूंगी, स्वप्ना ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था। वैसे भी अगर उन्हें यह भनक पड़ जाती कि वह अपनी ही बहन के सुख पर डाका डालने का षड्यंत्र रच रही है तो शायद वह उसे जान से ही मार देती। अरुंधति के ब्याह के दिन से ही जाल बिछाना तो उसने शुरू कर दिया था, पर सफल नहीं हुई थी। आलोक के सामने पड़ते ही वह अपनी अदाओं से उन्हें बहकाने की कोशिश करती, उन्हें यह जताती कि मानो केवल वही उसके लिए बनी है। अवसर पाकर जानबूझकर उनका स्पर्श करती, अपने अंगों को उभारने में भी नहीं झिझकती। वह यही सोचती थी कि शारीरिक आकर्षण से वह आलोक को अपने पास खींच लाएगी। लेकिन आलोक अरुंधति के सामीप्य व सानिध्य में अति संतुष्ट थे, तृप्त थे, इसलिए उन्हें कभी स्वप्ना की कशिश खींच न सकी। वैसे भी आलोक से मिलने के अवसर उन्हें कम ही मिल पाते थे, क्योंकि अरुंधति एक तो मायके आती ही कम थी, दूसरे अकेले आती थी। वह कई बार उसके ससुराल रहने भी गई, पर उसकी सास की अनुभवी आंखें व तीक्ष्ण निगरानी के कारण वह आलोक के साथ कभी एकांत न पा सकी। कभी उन दोनों को अकेला पाकर उनके कमरे में किसी बहाने से जाने की कोशिश भी करती तो सास रोक लेती। यहीं बैठना बेटी, पति पत्नी को बातें कर लेने दे, यूं भी युगल के कमरे में नहीं जाना चाहिए। वैसे भी अरुंधति को आलोक के साथ समय बिताने का मौका ही कहाँ मिल पाता है, सारे दिन तो गृहस्थी संभालने में जुटी रहती है। चल एक पान बना दे मेरे लिए। स्वप्ना आज्ञाकारी लड़की की तरह धम से नीचे जमीन पर बैठ उनके पानदान को खोल पान बनाने लगती। उन्होंने तय कर लिया था कि एक दिन इस बुढ़िया को वह अवश्य ही सबक सिखाएगी।
बस एक बार इस विशाल अट्टालिका में प्रवेश तो कर ले, फिर सबको बाहर खदेड़ कर ही दम लेगी। अरुंधति के ससुर तो बीमार रहते हैं, ज्यादा दिन जीने वाले नहीं। देवर पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है, विदेशी में मिल गई तो लौटने से रहा। बाकी बची आलोक की 2 छोटी बहनें, उन्हें तो बुढ़िया ब्याह कर निपटा ही देगी। थोड़ा डर था तो आलोक के चाचा से, जो कुंवारे तो थे ही, साथ ही काफी रोबदाब वाले भी थे। घर में उनका ही अंकुश था, इसलिए उन्हें प्यार की चाशनी से शीशे में उतारना होगा। प्रसव पीड़ा से कराहती अरुंधति को देख स्वप्ना को बेहद खुशी हो रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि प्रसव में दिक्कत आ रही है, इसलिए जच्चा बच्चा दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। आलोक की परेशानी और तनाव को देख उन्होंने उनके हाथ को सहलाया। इस समय और कोई भी व्यक्ति उपस्थित न था। यही मौका था परेशान व्यक्ति को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने होने का एहसास दिलाने का। अरुंधति तो लेबर रूम में थी और वे दोनों अस्पताल के उस कमरे में, जो उन्होंने ले रखा था अरुंधति के लिए। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। स्वप्ना ने बिना एक पल भी गवाए आलोक को अपनी बाहों में घेर लिया था। उस समय आलोक कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि उन्हें ऐसे ही किसी संबल की आवश्यकता थी। स्वप्ना की गर्म सांसें और बाहों की जकड़न उन्हें मदहोश कर रही है। यह स्वप्ना अपनी खुली आंखों से देख रही थी। आलोक की आंखें बंद थीं और इन दिनों अरुंधति की गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न हुई दूरी वैसे भी उन्हें परेशान किए हुए थी। स्वप्ना के उस वासना से भरे स्पर्श और एक जुनून के आगे वह पिघलने लगे थे। स्वप्ना के अंगों को टटोलते उनके हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनके अंदर की भूख जागृत हो गई है, और उसी क्षण बड़ी सरलता से स्वप्ना ने उन्हें आलिंगन मुक्त कर दिया। यह उनकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। आलोक ने अचकचाकर आंखें खोल दी थी, फिर शर्मिंदगी का एहसास उनके चेहरे पर घिराया। सॉरी स्वप्ना, न जाने मुझे क्या हो गया था। शायद अरुंधति की हालत ने मुझे पागल बना दिया है। आई रियली लव हर। स्वप्ना को लगा कि जैसे किसी ने उनके कानों में पिघलता शीशा डाल दिया है। अरुंधति से प्यार, वह इस चट्टान को हिलाकर ही रहेगी। अब यह उसके लिए एक चुनौती बन गई। दिखा देगी सबको कि कितना खोखला होता है पुरुष, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैंने किसी पुरुष को इतना भावुक होते कभी नहीं देखा, उन्होंने उत्तर दिया था। बिना किसी संबोधन के वह आज तक इस रिश्ते को खींच रही थी। आलोक कहकर पुकारने का अभी वक्त नहीं आया था। तुम नहीं समझोगी स्वप्ना, अरुंधति से मैंने इतना कुछ पाया है कि मैं उसको खो देने की कल्पना मात्र से कांप उठता हूँ। उसका समर्पण एक अतुलनीय संबल है मेरे लिए। मेरे वजूद पर वह इस तरह छा गई है कि उसके बिना मैं बिखर जाऊंगा। आलोक की आवाज़ में कंपन व आंखों में नमी थी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, स्वप्ना बुदबुदाई थी, जिसे आलोक सुन नहीं पाए थे, क्योंकि तभी डॉक्टर ने प्रवेश किया था। मिसेस बोस की नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं, सिजेरियन करना होगा। पर डॉक्टर, घबराइए मत, हम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डर सिर्फ इस बात का है कि उनके गर्भाशय के बाहर जो छोटा सा फाइब्रॉइड है, यानी एक किस्म का ट्यूमर है, वह ऑपरेशन करते वक्त फट न जाए, इसलिए खून की आवश्यकता पड़ सकती है। बच्चा न सही, पर बहू को बचाना होगा डॉक्टर। आलोक की माँ ने अंदर आते हुए बात सुन ली थी। हैव फेथ इन गॉड। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए थे। आवश्यक कागजों पर दस्तखत करते आलोक के हाथ कांप रहे थे। सारा परिवार तब तक जमा हो गया था। डॉक्टर मीनाक्षी की कुशलता सामने आ गई। अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की सही स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अरुंधति का पेट सीधा चीरा, और इस सफाई से कि वह ट्यूमर फटने से बच गया। वैसे भी इतना बड़ा नहीं था कि कैंसर का रूप लेता या जानलेवा साबित होता, इसलिए उसे बिना छेड़े ही डॉक्टर मीनाक्षी ने दोनों को बचा लिया। बेटी का जन्म होने पर भी हर्ष की एक लहर दौड़ गई पूरे परिवार में। आलोक का अवसाद खत्म हो गया था। अरुंधति का बच जाना उनके अंदर जैसे एक नए जीवन का संचार कर गया था। स्वप्ना को लगा वह हार रही है, पर फिर सचेत हो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। बहन के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हुए सास के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने उन्हें शिकस्त दे यह साबित कर दिया कि जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, उसे स्वप्ना की ज़रूरत है। नंदे चाहे लाख प्यार करें, पर बहन बहन ही होती है। अरुंधति अभी इतनी सक्षम नहीं थी कि विरोध कर पाती, हालांकि अपनी नंदों पर उसे पूरा भरोसा था। आलोक ने इतना भर कहा था, क्यों परेशान होती हो, वहाँ माँ बाप को भी तुम्हारी ज़रूरत होगी, यहाँ इतने लोग तो हैं। तो वह नाराज़गी दिखाती हुई बोली थी, मतलब यह है कि मैं अपनी दीदी के घर नहीं रह सकती, अपनी भांजी को खिला नहीं सकती। फिर सबने मौन धारण कर लिया था।
धीरे धीरे उन्होंने रेवती का सारा काम अपने हाथ में ले लिया था। वह सब करते हुए हालांकि वह मन ही मन कुढ़ती रहती थी, लेकिन बाजी जीतने के लिए ऐसा नाटक करना बेहद ज़रूरी था। फिर उन्होंने आलोक के काम भी अपने ऊपर ले लिए। बस सब इतनी सहजता से हो रहा था कि कोई जान तक नहीं पाया कि स्वप्ना हर एक को छल रही है। सही शब्दों में कहे तो बेवकूफ़ बना रही है। किसी पर हुई निर्भरता इंसान को स्वतः ही उसकी ओर धकेलने लगती है। किसी चीज़ की ज़रूरत होने पर आलोक स्वप्ना को पुकारते और उन्होंने अपने तरीके के व्यवस्थित ढंग से जब काम करना शुरू किया तो अरुंधति और स्वप्ना के बीच तुलना होना स्वाभाविक ही था। अरुंधति सुघड़ थी, पर मेट्रिकुलिस होना जिसे कहते हैं वह बात स्वप्ना के अंदर ही थी। अरुंधति को 3 महीने तक बेड रेस्ट बताया था, इसलिए वह खामोश आंखों से सब देखती रही। लेकिन अपनी बहन की कलुष सोच को वह जानती थी, इसलिए बेचैन थी। स्वयं निश्चल होने के कारण समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। आलोक का सामीप्य, घर परिवार का स्नेह, सब कुछ था उसके पास। स्वप्ना को आलोक के साथ जिस एकांत की तलाश थी वह मिलनी असंभव थी, इसलिए आंखों द्वारा, अपनी अदाओं द्वारा वह अनजान बनने का नाटक करते हुए उन्हें छूने द्वारा वह आलोक को आकर्षित करने की कोशिश करती। वह चाहती थी कि आलोक को उनकी कमी महसूस हो, उनके जेहन में वह बस जाए। फिर पासा उलटते देर नहीं लगेगी। संस्कारों व संभ्रांत परिवार की बेड़ियों से जकड़े आलोक को मुक्त कर पाना सरल नहीं था। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता थी। 3 महीने बीतने के बाद जब स्वप्ना ने देखा कि आलोक व रेवती दोनों ही उस पर निर्भर हो गए हैं, तो वह घर लौट गई। अचानक बहुत कुछ अव्यवस्थित सा हो उठा, लेकिन फिर अरुंधति ने कमान थाम ली। ऑपरेशन के कारण अरुंधति का पेट निकल आया था, बदन भी पहले से अधिक भारी हो गया था। आलोक ने जब अरुंधति को बाहों में जकड़ा, एकाएक स्वप्ना की छरहरी काया दिमाग में कौंध गई। शरीर में एक सिहरन दौड़ी और स्वप्ना का ख्याल मन में लिए उन्होंने अरुंधति के शरीर को मसल डाला। आलोक का यह व्यवहार अप्रत्याशित था, पर यह सोचकर कि 4 महीने बाद हुए सहवास के कारण ऐसा हुआ है, अरुंधति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शरीर की अस्वस्थता के बावजूद वह आलोक को बार बार सहवास करने से न रोक सकी। शारीरिक भूख आलोक की कमजोरी है, वह यह बात विवाह के बाद ही जान गई थी और इसलिए कभी उसे ना नहीं कहती थी। अरुंधति का थुलथुल शरीर और दूध महक जो रेवती के कारण उसके ब्लाउज से लिपटी रहती थी, अजीब सी विरक्ति उत्पन्न करने लगी थी। ऐसा शायद कभी नहीं होता अगर स्वप्ना के आलिंगन का सुख उन्होंने न भोगा होता। वैसे भी रेवती में उलझी अरुंधति अपने से दूर होती महसूस होने लगी उन्हें। माँ की बूढ़ी हड्डियां बाबा की देखभाल में लग गई थीं। रेवती को आया या नौकर के हाथ देना अरुंधति को पसंद नहीं था। बीच बीच में स्वप्ना आती पर रुकती नहीं। एक दिन आलोक ने कहा, स्वप्ना यहीं रहो कुछ दिन, रेवती तुम्हें मिस करती है। विजयी मुस्कान होठों पर लिए स्वप्ना ने आलोक को हल्का सा स्पर्श करते हुए पूछा, और आप? सकपका गया वह। नहीं, मेरा मतलब है। 6 महीने की गोल मटोल रेवती को गोद में उठा अरुंधति के पास जाकर बोली, तेरे ऊपर गई है दीदी, भारी भरकम। खबरदार मेरी बेटी पर नजर नहीं लगा। अरे बाबा, तेरी जैसी काया तो सबके पास नहीं होती। एक बार ब्याह हो जाने दे, फिर पूछूंगी तुझसे। पति प्रेम में सुख होता है ना, उससे सब मोटे हो जाते हैं। आखिर मिचकाते हुए अरुंधति ने कहा था। लगता है जमाई बाबू ज्यादा डोज देते तुझे। स्वप्ना की बात सुन झेप गई थी अरुंधति। बेशर्म कहीं की, कुंवारी लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। रेवती 8 महीने की थी जब आलोक की दोनों बहनों की शादी इकट्ठी कर दी गई। स्वप्ना फिर आकर रहने लगी। हालांकि अरुंधति के माँ बाप और उसे स्वयं पसंद न था कि वह वहां रहे, लेकिन उन्होंने बेशर्मी की चादर ओढ़ ली थी। उस पर से आलोक की चाह। कुछ दिन रह लेगी तो क्या होगा, रेवती को साथी मिल जाता है। रेवती की वजह से अरुंधति बाहर निकल नहीं पाती थी, इसलिए कभी शॉपिंग के बहाने तो कभी पिक्चर के बहाने वह आलोक को जबरदस्ती साथ ले जाती। उसी की तरफ से पहल होने की वजह से आलोक का साहस भी बढ़ने लगा और संयम भी टूटने लगा था। मर्यादाएं आखिर पुरुष को चंचल स्त्री के सामने कितनी देर तक बांधे रख सकती हैं। हाथ पकड़ना, उसे चूम लेना आम बात हो गई। स्वप्ना के तो विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता था। वैसे भी नित नए उपहारों का मोह उन्हें पागल कर रहा था। जिस चीज पर हाथ रख देती आलोक दिला देते। अरुंधति तो यह सोचकर प्रसन्न थी कि उसकी बहन का कितना ख्याल रखा जा रहा है। सास जरूर सतर्क हो उठी थी। आलोक की स्वप्ना के साथ इतनी निकटता ठीक नहीं है बहू, उसे वापस जाने के लिए कह दे। कुंवारी लड़की है, कब तक यूं रहेगी, और तू भी रेवती के चक्कर में बाकी सब भूल रही है।
अप्रत्यक्ष रूप से चेताया था उन्होंने अरुंधति को, पर सरल मन अरुंधति कहाँ समझ पा रही थी कि उसकी बहन इतने बड़े षड्यंत्र की योजना बनाए उसी के घर में घुसपैठ कर रही है, उसी के पति को वशीभूत कर रही है, जबकि उसके लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। फिर भी वह रिश्ते ठुकरा रही है, सिर्फ एक टकराव के कारण, अपनी बहन के प्रति विद्वेष के कारण। अरुंधति चेतती इससे पहले ही स्वप्ना उसकी सास की प्रतिक्रिया को भाप गई और एक दिन सीढ़ियों से उतरती सास को ऐसा धक्का दिया कि वह तुरंत ही ढेर हो गई। सबने यही समझा कि स्वयं गिर गई थीं। आंखों देखा कोई साक्षी था भी कहाँ। स्वप्ना लंबे लंबे आंसू बहाती आलोक से चिपक गई थी। उस अवसर पर कौन यह समझ पाता कि सांत्वना व दुख की आड़ में भी उनका आलिंगन वासना से भरा हो सकता है। घर की जिम्मेदारी, ससुर की तीमारदारी, फिर रेवती अरुंधति पूरी तरह उलझ गई थी। स्वप्ना ने तो जैसे जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। बस केवल आलोक के चाचा ही काटे थे, उनके सामने उसकी एक नहीं चलती थी। फिर एक पत्ता फेंका उन्होंने। आलोक को व्यवसाय के सिलसिले में टूर पर जाना पड़ता था। यहाँ दीदी व रेवती को आपकी कितनी ज़रूरत रहती है, ऐसे में चाचा अगर टूर पर जाएं तो क्या ठीक न होगा। उस मकड़ी के जाल में तार दर तार उलझते आलोक ना नहीं कह पाए। सो चाचा अक्सर दौरे पर रहने लगे, बल्कि आलोक से ज़्यादा उनके टूर बढ़ गए या कुटिलता से बढ़ा दिए गए। यह बात अरुंधति नहीं समझ पाई। वह तो इसी में खुश थी कि आलोक शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अब स्वप्ना आखिरी मोर्चे के लिए तैयार थी। रेवती इस बीच 2 बरस की हो गई थी, यानी 2 सालों से वह इस चक्रव्यूह को बुन रही थी। आलोक को पाने की अंतिम सीढ़ी पर उसे चढ़ना था। दिसंबर का महीना खत्म होने लगा था। हल्की हल्की फुहार पड़ने से हवा सर्द थी और ठंड भी तीक्ष्ण थी। काम खत्म कर अरुंधति रेवती को सुलाने ले गई थी। स्वप्ना व आलोक टीवी देख रहे थे। सब कुछ सामान्य था। सन्नाटा लेकिन भयानक हो उठा था। स्वप्ना अपने कमरे में गई और अपनी पारदर्शी नाइटी पहन आलोक के सामने खड़ी हो गई। आलोक उसे एकटक निहार रहे थे। फिर अनजान सी बनती आलोक के बगल में बैठ गई। फिर सोने का नाटक कर उनके कंधे पर सिर रख दिया। नाइटी से झलकता जिस्म व भीनी भीनी खुशबू ने आलोक को परेशान कर दिया था। उठो स्वप्ना, कमरे में जाकर सो, उन्होंने झिझोड़ा था। उस कमरे में डर लगता है मुझे, इतना बड़ा है पर सन्नाटा कितना है, बाप रे, मैं नहीं जाती अकेली। आलोक से और चिपटते हुए वह बोली थी। ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। टीवी बंद करते हुए आलोक ने स्वप्ना का हाथ थाम उसे उठाया था, लेकिन वह कमरे में छोड़कर तभी वापस नहीं आ सके थे। स्वप्ना ने खींच लिया था अपनी ओर और वह बहक गए थे। उनके जिस्म के हर हिस्से को टटोलते हुए जिस तृप्ति व आनंद का एहसास हुआ था वह अरुंधति की तुलना में कहीं ज्यादा सुखद था। 2 शरीर आलिंगन में बंधे बेखबर सो रहे थे। रेवती की अकुलाहट से उठी अरुंधति ने कमरे में आलोक को न देख सोचा कि स्टडी में होंगे। अक्सर रात को वह व्यापार के मसलों पर माथापच्ची करता रहता था। सोचा स्वप्ना से वह कह दे कि रेवती के लिए दूध बना दे। आवाज देने पर भी उत्तर न पाकर वह स्वयं रसोई की ओर बढ़ गई थी। स्टडी की लाइट बंद थी। तभी स्वप्ना के कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी। पांव वहीं बढ़ चले और बस उसके बाद अरुंधति के लिए सब वहीं ठहर गया। वह जड़ हो गई। इतना बड़ा विश्वासघात, ऐसा छल, उसका मासूम व कोमल हृदय ऐसे वज्र प्रहार को कैसे सह सकता था। वह वहीं धड़ाम से गिर गई। उसके बाद स्वप्ना को और कोई चाल चलने की जरूरत नहीं पड़ी। मानसिक आघात से पगलाई अरुंधति को घर में रखना उचित ही नहीं था। बहू की पथराई आंखें और जड़ता देख ससुर भी अपनी बीमारी के आगे हार गए। अरुंधति को पागल खाने छोड़ने के बाद आलोक या स्वप्ना दोनों ने ही पलटकर उसका हाल पूछने की कोशिश नहीं की। स्वप्ना प्रसन्न थी कि उसने दीदी को पछाड़ दिया, पर आलोक, वह किस मुंह से उसके सामने जाते। सो बीता अध्याय समझ उसे भुलाना ही श्रेष्ठ कर समझा। अरुंधति का पन्ना बंद ही रहे तो अच्छा है, वरना लोग जान जाते कि कौन सी बात ने उसको इतना गहरा आघात दिया था। स्वप्ना के वापस लौट जाने का सवाल ही नहीं उठता था। बस रेवती ही खटक रही थी, लेकिन एक छल की भावना से ग्रस्त आलोक ने साफ कह दिया था कि वह इसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए तब से आज तक वह रेवती को सहती आ रही है। मैडम, डिनर क्या बनेगा? राव ने उनकी तंद्रा भंग की तो स्वप्ना को लगा मानो वह किसी अंधेरी गुफा में से निकल कर आ रही हो। बाबा प्लीज बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? खाना खाते अचानक रेवती ने सवाल पूछा तो दोनों परेशान हो उठे। बचपन से हजारों बार वह यह पूछ चुकी है और वे उसे बहलाते आ रहे हैं कि बड़ी होगी तो बता देंगे।
अचानक क्यों पूछा? क्या मैंने तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस होने दी है बेटी? स्वप्ना ने प्यार से पूछा। नहीं मासी माँ, बस उत्सुकता है। आखिर जिसने मुझे जन्म दिया उसके बारे में जानना चाहती हूँ। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ बाबा। वह बेटा तुम्हारे 2 बरस के होने के बाद कहीं चली गई थी। आलोक का धैर्य टूट गया था। स्वप्ना जान गई थी कि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न को जन्म देता है। कहाँ और क्यों बाबा? पता नहीं। आलोक को लग रहा था कि वह कमजोर पड़ रहे हैं। वह क्या चरित्रहीन थी? किसी के साथ कोई और? बस करो, शर्म नहीं आती अपनी निष्पाप व भोली माँ के बारे में ऐसी गंदी बातें बोलते? फिर कहाँ है वह, बताइए ना। क्यों चली गई? अकारण ही क्यों कोई घर छोड़ता है? मानो वह आज उन्हें झंझोड़ देना चाहती हो। आलोक फट पड़े थे। छाती में जमा वह पुराना जख्म हरा हो गया था। कब तक वह रेवती से सच्चाई छिपाई जा सकती है? अपने को छलनी कर हर पल जीना कितना मुश्किल होता है। वह पागल खाने में है। आलोक फिर ठहर नहीं सके थे वहां। स्वप्ना भी सकते में आ गई थी। यह क्या कर दिया आलोक ने? जिस भयंकर तूफान को इतने बरसों से जतन से दबा रखा था, उसे यूं हवा दे दी। कौन झेल पाएगा अब रेवती के हाहाकार को? अब कौन रोक पाएगा उसे सच्चाई जानने से? क्या वह नहीं जानती रेवती को कि वह कितनी दृढ़ निश्चयी है? अगर वह ठान ले तो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। मेरी माँ पागल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह विक्षिप्त सी चिल्ला उठी। एक पल तो स्वप्ना के अंदर एक उत्तेजना जागी कि काश यह भी पागल हो जाए। पागल कैसे हुई? बाबा झूठ बोल रहे हैं ना मासी माँ? जवाब दो ना। तुम यहाँ बरसों से रह रही हो। माँ पागल हो गई थी इसलिए तो तुम आई थी। क्या यही बात है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। बिलखती रेवती को देख लग रहा था सचमुच ही कहीं वह अपना संतुलन न खो बैठे। क्यों मेरी माँ ही पागल हुई? अब तक क्यों छिपा कर रखी यह बात? पागल ही सही, लेकिन कोई उनसे मिलने क्यों नहीं जाता? कम से कम मुझे अपनी माँ को देखने तो देते। क्यों नहीं ले गए मुझे उनसे मिलाने? वह कहाँ है? बताओ ना, कहाँ है वह? रेवती के प्रश्नों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी स्वप्ना में। नहीं, अब जरूरत रह गई थी कि वह स्नेह के उस मुखौटे को चढ़ाए रखे जिससे वह स्वयं भी चिढ़ने लगी है। विस्फोट हो चुका था। बेकार था अब उनका यहाँ रहना। वैसे भी उन्होंने अपने नाम इतना पैसा जमा कर लिया था कि आलोक को छोड़कर जाने पर भी वह अपने को निराश्रित न महसूस करती। असल में वह तो जीत ही चुकी थी। दाव पर तो लगा था आलोक। चीखती चिल्लाती रेवती को यूं ही छोड़ स्वप्ना भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी। उस दिन के बाद से चंचल रेवती बिल्कुल मौन हो गई थी। न शोर मचाती थी, न कुछ पूछती थी। अपने ही अंदर मानो वह कुछ खोज रही थी, एक अंतर्द्वंद से घिरी लगती। लेकिन स्वप्ना समझ गई थी कि इस चंचल, इस अल्हड़ता से कूदने फांदने वाली लड़की के अंदर अवश्य ही कोई लावा धधक रहा है। यह बात अलग है कि वह उसे दबाने की बजाय सफाई से छिपा जाने में सफल हो गई थी। आलोक बेटी के सामने अपने को लज्जित महसूस करने लगे थे। भीतर छिपा चोर स्वयं को नंगा कर रहा था। हालांकि अभी रेवती सच्चाई से नावाकिफ थी, पर जानते थे कि अब सच्चाई सामने आने में देर नहीं लगेगी। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो भी यह ठीक है कि अगर उनका मन पाप रहित होता तो उसे माँ से मिलाने में क्या हर्ज था? अरुंधति के हाल के बारे में पता रखने में क्या गलत था? ढूंढ लिया था उसने अरुंधति को। अपनी कली को एक सुंदर पुष्प के रूप में सामने पा गले लगाकर बरसों के अवसाद को बहने दिया था उसने। अपने मानसिक आघात से तो वह उस हादसे के कुछ दिनों बाद ही उबर गई थी, पर वापस लौटने की इच्छा नहीं हुई थी। फिर लौटती भी कहाँ? अपनी ही बहन के चक्रव्यूह में फंसने के बाद स्वयं पर ही ग्लानि हुई थी। आलोक भी तो लेने नहीं आए थे, फिर क्यों कर वह वापस लौटती? सच्चाई से अवगत होने के बाद रेवती को महसूस हुआ कि इतने वर्षों से वह एक मुखौटा चढ़ाए इंसान के साथ जी रही थी, जो उससे प्यार करने का दिखावा बखूबी करती आ रही थी। मासी माँ तो पराई थी, पर बाबा, उसके आदर्श पुरुष की छवि का बिगड़ना उसके मर्म को चोट पहुंचा गया था। छलावा ही तो था सब। आलोक काम से लौटकर बैठे ही थे और स्वप्ना अपनी व्यस्तता में व्यस्त थी कि तभी एक जाने पहचाने चेहरे को देख दोनों ही स्तब्ध रह गए। यह क्या कर दिया रेवती ने? अरुंधति सामने खड़ी थी। सरप्राइज बाबा। क्यों मासी माँ, कैसा लग रहा है यह सरप्राइज? उन दोनों के हैरान परेशान चेहरों को देख रेवती बोली, बाबा एक और सरप्राइज है आपके लिए। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। लेकिन मासी माँ, इस बार आपकी स्पर्धा मेरे साथ होगी और मैं आपको अवश्य ही पछाड़ूंगी। आत्मविश्वास से एक एक कदम रखते हुए और दृढ़ता से माँ का हाथ थामे रेवती को
लगा आज बरसों बाद उसे छलावे की दुनिया से बाहर निकलने का मौका मिला है। आलोक कुछ कहने के लिए उठे ही थे कि स्वप्ना ने उनका हाथ खींचकर वापस सोफे पर बिठा दिया। आलोक जाती हुई अरुंधति को बेबसी से देख रहे थे, पर अरुंधति ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। अभी आप सुन रहे थे सुमन वाजपेयी जी की लिखी कहानी सरप्राइज,